बच्चों तो पेपर को हम लोग आगे कंटिन्यू डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों लास्ट में हम जो कर रहे थे उससे आगे बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस फिजिक्स में, तो पूछो ही मत यार। हालांकि बच्चे पेपर टफ बता रहे हैं थोड़ा बायो का, और देखते हैं अब क्या होता है। अब एमपी सर बैठे जब तक बायो टफ नहीं है भाई, ठीक है। चलो तो बच्चों मैं क्वेश्चन करा रहा था कौन सा, हम लोग 21 तक डिस्कस कर चुके थे, 22 पर आ गए थे, क्वेश्चन में 22 पर। तो इसमें क्या बोला था, इफ ए सॉप बबल एक्सपेंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल। अगर सॉप बबल मतलब एक्सपेंड होता है तो देख लेते हैं यार सॉप बबल। अब क्लास में मैंने आपको ऐसे समझाया था, अगर हम लोग अगर इसमें एक्सेस प्रेशर का भी कंसेप्ट लगा दें, ये सॉप बबल है, अगर हम लोग इसमें एक्सेस प्रेशर का भी कंसेप्ट लगा दें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इक्वल्स टू 4T/R। एक कंसेप्ट तो इससे भी कर सकते हैं इसको। अब इसमें ये देख रहे हैं यार एक्सपेंड हो रहा है, ये चीज़ तो हो गई बच्चों कांस्टेंट, एटमॉस्फेयर प्रेशर ये तो कैसा हो गया कांस्टेंट। अब ये एक्सपेंड होगा तो रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी, तो ये टर्म ओवरऑल क्या होगा, डिक्रीज, तो अंदर वाला प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि ये चीज़ तो कांस्टेंट है। रेडियस के इंक्रीज होने से टर्म डिक्रीज हो गया तो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि इनसाइड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसमें सिंबल किसका आ रहा, बैटरी क्या है, रेड सिग्नल, नहीं सर ये तो रिकॉर्डिंग का सिंबल। ओके ओके ठीक है, ओके बच्चों। चलो एक तो लॉजिक ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यार, दूसरा लॉजिक और भी कर सकते थे, जैसे PV इक्वल टू NRT। तो अगर ये एक्सपेंशन की बात करें कि भाई एक्सपेंड हो रहा है तो ऐसा समझ लें कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, T इज इक्वल टू कैसा कांस्टेंट, तो ये ओवरऑल टर्म कैसा कांस्टेंट, वॉल्यूम हो रहा है इंक्रीज तो प्रेशर क्या होगा डिक्रीज। तो हम इस कंसेप्ट से भी सोच सकते थे बच्चों, इस कंसेप्ट से भी सोच सकते थे। तो अगर ये इंक्रीज एक्सपेंड होता है तो बच्चों प्रेशर क्या हो जाएगा इसका, डिक्रीज, ठीक है। तो ऑप्शन इस पेपर के अकॉर्डिंग फर्स्ट आ जाएगा, डिक्रीज। बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट X इज, एलिमेंट X आइडेंटिफाई करना था। तो बच्चों ये पॉजिट्रॉन जो है क्या है, बीटा पॉजिटिव की इक्वेशन है Na, और क्या दिया गया है 11 22, और ये दिया गया था X आइडेंटिफाई करो प्लस ये प्लस बीटा पॉजिट्रॉन और ये न्यूट्रिनो। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ से हम लोग बात करें कितना हो जाएगा, यहाँ से बच्चों इसको थोड़ा हटाते हैं यार, यस। तो बेटा यहाँ से हम बात करें कि सर ये X पॉजिट्रॉन है ना, तो X प्लस E पॉजिटिव लगा था, न्यूट्रिनो पॉजिट्रॉन है मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो +1 हो गए यहाँ पर। तो बच्चों +1 तो दोनों ऐड हो गए 11 होना चाहिए, तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 10, ठीक है। और यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका 10 22, यानी कि ऑप्शन थर्ड आ जाएगा, ठीक है। पॉजिट्रॉन की वजह से क्या होगा +1, तो ये कितना हो जाएगा +1 10 11 हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन आपका इसके अकॉर्डिंग कौन सा आ जाएगा थर्ड, ठीक है। पेपर इस बार नीट मैंने गजब कर दिया यार, पेपर तो बहुत ही आसान दिया है। अब देखो स्टूडेंट्स ने कैसा किया भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो बच्चों आता है डायमेंशनल फॉर्मूला का। एक डायमेंशनल फॉर्मूला दिया था MLT -2 और A -2। बच्चों ये डायमेंशनल फॉर्मूला ये दिया गया और पूछा था भाई कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों इसको तो अपन वैल्यू पुटअप कर करके देख सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा B.A B इंटू A, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी। अब मैंने इसको सॉल्व किया है तो इसका आंसर है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, आप भी चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत छोटा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायमेंशन फॉर्मूला 11 की शुरुआत है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं यार एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन था,
अब सेकंड क्वेश्चन बच्चों मैंने नोट करके लिखा है, अगर 12th वाले बच्चों को याद हो तो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और ये लिखा है कि कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर के अल्फा नेगेटिव। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज, और बच्चों सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो अल्फा इज पॉजिटिव फॉर द कंडक्टर एंड अल्फा इज द नेगेटिव फॉर द semiconductor. So increasing on temperature, resistance of conductor increases and resistance of semiconductor decreases. Okay, तो इसमें ऑप्शन जो भी है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज फॉर कंडक्टर बट डिक्रीज फॉर द सेमीकंडक्टर, से पेपर के अकॉर्डिंग थर्ड आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन था बच्चों स्टेटमेंट वाले में क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट ये था, Biot-Savart's law gives us the expression for the magnetic field strength of an infinitely small current element ideal of a current carrying conductor only। तो बच्चों स्टेटमेंट तो हम क्या देखते थे भाई, बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग आइडियल वेक्टर, इसको एक वेक्टर मान के चलते थे, और इसकी वजह से हम लोग इसको बच्चों आइडियल वेक्टर, इसको क्या मानते हैं हम लोग, एक वेक्टर, इसको क्या बोलते थे, करंट एलिमेंट। क्या होता है ये, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में बोला था बायोट-सेवर्ट्स लॉ इज एनालॉग टू कॉलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज क्यू, with the former being related to the field produced by the scalar source, ideal which is a vector being produced by the vector source q elitis। तो ये जो ऑप्शन था बच्चों कैसा है, इनकरेक्ट ऑप्शन, इसका बायोट-सेवर्ट लॉ और कुछ कुलाम्स इसमें तो कोई रिलेशन है ही नहीं, समझ रहे हो। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट सही और सेकंड कैसा आ जाएगा, इनकरेक्ट। तो बहुत सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 27। अब बच्चों इसमें कितना सिंपल क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स का, लेट T1 T2 बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो बच्चों n इक्वल्स टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसको बोलोगे और सेकंड एक्साइटेड स्टेट इसको बोलोगे। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई बेटा 2, और n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 3, ये हो गया। तो अब इसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मॉडल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द रेशियो ऑफ T1 T2 एनर्जी। अब एनर्जी को आपको पता है कि एनर्जी इन द बोर्ड मॉडल अकॉर्डिंग nth ऑर्बिट में एनर्जी 0, सॉरी कितना आएगा बच्चों, यहाँ से एरेज कर देते हैं इसको यार, एनर्जी इन nth ऑर्बिट कितना आएगा माइनस के 13.6 Z अपॉन एन स्क्वायर। तो ऐसा बोल सकते हो कि एनर्जी इन nth ऑर्बिट कैसा आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। पेपर यार कितना इजी दिया। अब इसमें एनर्जी ऑर्बिट्स किस किस में एनर्जी पूछी है इसने, पहले बोला है फर्स्ट में सेकंड में। तो बच्चों यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट में और सेकंड में, तो क्या लिखेंगे यार E1 अपॉन E2, और फर्स्ट में सेकंड में तो सेकंड ऊपर पहुंच जाए, इनवर्स रेशियो है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से बेटा फर्स्ट का मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और सेकंड के लिए क्या आ जाएगी 3। तो यहाँ फर्स्ट है तो बच्चों यहाँ 3 आ गई, तो 3 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दो, तो क्या रेशियो आ जाए बेटा 9:4। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा 9:4, बोले तो डाकन। ठीक है, अरे यार डाकन की तो भरमार है। चलो बच्चों इजी क्वेश्चन आ रहे थे यार। अगला क्वेश्चन बेटा इजी था, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा लापरवाही में गलती भी कर सकता है। इसमें रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, स्नेल्स लॉ पर बेस्ड है। अ लाइट रे फॉल्स ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ रेफ्लेक्टिव इंडेक्स √3। ग्लास सरफेस पर एक लाइट फॉल होती है बच्चों, इस तरीके से लाइट गिरती है यहाँ पर, और यहाँ खींच लेते हैं हम लोग, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया नॉर्मल, और लाइट रे इस तरफ
और कितने एंगल पर गिरती है, यहाँ से इंसिडेंट होती है 60 डिग्री पर, और जिस मीडिया पर गिर रही है उस मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। ठीक है, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का एंगल पूछा है। तो बच्चों पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस मीडियम में आगे सरिए, यहाँ से कुछ एंगल बनाएगी, इसको क्या बोलो बेटा R, इस पॉइंट पे लगा देते हैं स्नेल्स। ठीक है, और सर रिफ्लेक्टेड कहाँ होगी, रिफ्लेक्टेड, तो बच्चों जितने एंगल पर आई है उतने एंगल पर हो जाएगी ये रिफ्लेक्ट। अब इन दोनों रेज के बीच में क्या एंगल है ये हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग R की बात करते हैं, तो यहाँ पे एयर है 1, तो क्या लिखोगे 1 इंटू साइन 60 इक्वल्स टू आगे √3 टाइम्स इंटू साइन R, ये हो जाएगा साइन 60 √3/2 इक्वल्स टू √3 इंटू साइन R। इसके बाद हटा दें इसको, यहां से बच्चों साइन R का वैल्यू कितना आ गया यार 30 डिग्री, क्योंकि साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री का, तो ये एंगल आया बेटा 30, रिफ्लेक्शन से ये कितना आएगा 60, तो बच्चों ये है 60, ये है 30, तो ये एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री, यही इसने पूछा था, तो यही होगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यार क्वेश्चन बहुत आसान था, डबल स्टेप प्रॉब्लम थी। अब किसी बच्चे को कन्फ्यूजन ये हो सकती है सर इसमें परावर्तित प्रकाश किरण रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से आ गई, अरे लाइट रिफ्रैक्टिव हुई थी, रिफ्लेक्टेड भी होती है, क्लास में नोट करके लिखा है कि दिस इज अ साइमल्टेनियस फिनोमेना, दोनों एक साथ होंगे बट इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी तो हम वहाँ रिफ्लेक्शन बोलते थे, और जब इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो रिफ्लेक्शन बोलते थे, बट दोनों एक साथ होने वाली इवेंट्स हैं। चलिए बच्चों इजी क्वेश्चन, यार मज़ा आ गया क्वेश्चंस में। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन बोला है कि द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलेरेशन चेंजेस फ्रॉम इतने टू इतने इन 16 सेकेंड, द एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है। चलो भाई देख लेते हैं। रिवॉल्यूशन पर मिनट दे रखा है बच्चों, शुरुआत में ओमेगा निकाल लेता हूं मैं, शुरुआत की ओमेगा आ जाएगी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, क्या दिया गया है 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये तो एक मिनट में है, तो सेकंड में कितने होंगे, तो 1200 अपॉन 60, ये आ गए एक सेकंड में, तो इनको यहाँ से हटा देते हैं, ये आया 20 इंटू ये कितना है बच्चों 40 पाई हो गया। ठीक है, ओमेगा 2 बाद में क्या एंगुलर स्पीड हो गई 2 पाई इंटू बच्चों कितने रिवॉल्यूशन है बेटा यहाँ पर 3120, और ये एक मिनट में है तो सेकंड में कितने होंगे, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, तो कितना आया ये 6 से डिवाइड करें तो बच्चों क्या आएगा 5 टाइम्स, और एक बचेगा तो 2 टाइम्स, और 52 का मल्टीप्लाई किया तो 104 पाई, ये आया। अब हमें एल्फा पूछ रहा है, तो एल्फा बच्चों एक टाइम इंटरवल में तो एवरेज निकालोगे, तो एवरेज मतलब दिस ओमेगा माइनस दिस ओमेगा, तो 104 पाई माइनस 40 पाई, ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना टाइम है 16 सेकेंड है यार। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा था रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में, तो बच्चों क्या आया यहाँ से, अब देखो 104 में से 40 हटा दो यार, 64 बचा, 64 पाई 16 और ये 4 टाइम्स, तो ये आ गया बच्चों 4 पाई आंसर आपका, यानी इस पेपर के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा आएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, निकाल दे अल्फा। अरे यार सिंपल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चंस में। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन बच्चों, और मैग्नेटिक इफेक्ट का है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लॉन्ग सोलिनॉइड। सारे क्वेश्चन इस बार तो यार गजब ही कर दिया पेपर में, सारे क्वेश्चन इजी थे। सोलिनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो बच्चों अंदर सभी बच्चों फॉर्मूला पता होता है कि भाई अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा म्यू नॉट एन आई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, वैल्यू पुटअप कर दी, इंटू
n इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो क्या दिया इसने 100 टर्न्स पर mm, यानी कि 100 टर्न्स पर mm को बेटा बना दिया मीटर में, तो 10 की पावर -3 इंटू करंट I कितना दिया बेटा 1 एम्पियर, ये हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर 5, 10 की पावर -2, तो यहाँ से आएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -k कितना हो जाएगा 2, -2, यानी कि आपका ऑप्शन, तो पाई की वैल्यू और रखनी पड़ेगी क्योंकि आंसर पाई के टर्म में नहीं दे रखा है। तो बच्चों 4 टाइम्स ये 3.14 इंटू 10 टू द पावर -k 2, तो बच्चों ये 12 यानी कि ऑप्शन आएगा आपका 12.56 इंटू 10 टू द पावर -k 2 टेस्ला, ये आ जाएगा यार। पेपर थोड़ा हमारे पास ऐसा है जिसमें थोड़ा क्लैरिटी थोड़ी कम है, समझ रहे हो। पेपर तो किसी ने फोटो क्लिक करके भेजे हैं, हमारे महेंद्र राणा ही है एक, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बच्चों जो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्या दिया, इन अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी। बोला है कि भाई इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 है तो आउटपुट क्या आएगा। तो बच्चों ने सोचा होगा यार हाफ वेव रेक्टिफायर है, फ्रीक्वेंसी आधा कर दो, ऐसा थोड़े ना यार, समझ रहे हो। तो बच्चों इसमें आउटपुट इनपुट का कैसा होता है तो एक बार देख लेते हैं यार। जैसे अगर हम बात करें इनपुट सिग्नल की, कि इनपुट सिग्नल सपोज इस टाइप का है, ये है सपोज इनपुट सिग्नल, तो अगर मैं इसको रेक्टिफाई करें हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर से, तो बच्चों यहाँ पर आउटपुट कैसा ऑब्टेन होगा, ये साइकिल मान लो ऑब्टेन हो गया, फिर ये ऑब्टेन नहीं होगा, फिर वापस ऑब्टेन हो जाएगा। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि यहाँ ऐसे साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं, ये साइकिल मान लो, तो ये साइकिल रिपीट हुआ है इसमें, फिर वापस ऐसा ही साइकिल रिपीट हुआ, तो इतने टाइम में मतलब इस टाइम में 2 साइकिल रिपीट हुए यहाँ पर, 1 और ये 2। सिमिलरली यहाँ भी तो 2 ही रिपीट हुए इतने टाइम में, यानी कि सेम टाइम में सेम साइकिल रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी सेम। तो बच्चों जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द थिन यूनिफॉर्म डिस्क। अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यार, क्या दिया है, चलिए देखते हैं। ये बोला था रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अब बच्चों सेंटर के अबाउट, अरे यार रेडियस ऑफ गायरेशन क्वेश्चन है, I इज इक्वल टू क्या लिख दोगे mk², और सेंटर के अबाउट mi कितना आएगा mr²/2। अरे समझ रहे हो। अब इसने इसको मार दिया। चलिए आगे और कुछ पूछ रहा है, इसने बोला है ये हो गया, ठीक है। एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, ओके, टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट डायमीटर, डायमीटर के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बोल रहे हैं यार, m के डैश बोल रहे हैं, स्क्वायर हो गया, और डायमीटर के अबाउट mi mr²/2 इसके अबाउट, तो क्या आएगा mr²/4, तो ये हो जाएगा mr²/4। यार मजा आ गया सच में क्वेश्चंस में। तो रेशियो पूछ रहा है तो k/k डैश कितना आएगा बेटा, ये r²/2 r, अरे कैंसिल कर दिया, सॉरी mr²/4 होना था ना, यहाँ पर 4 कर दो। तो बच्चों r² ने r² को मारा और यहाँ पर क्या हुआ स्क्वायर, और बेटा इस जगह पे क्या हो जाएगा 1/2 1/4। तो फाइनली थोड़ा दिखने में अल्टा सीधा लग रहा है क्या, अरे यार हटा देते ना, क्या दिक्कत है, घर की बात है, ऐसी बातें करते हो। चलो बच्चों, तो यहाँ क्या आएगा 1/2 एंड 1/4, तो यानी कि 4 इधर 2 18, तो कत तो आंसर है बच्चा 4/2 यानी कि 2:1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2:1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों थर्मोडायनामिक प्रोसेस का, और 4 प्रोसेस दिखाए गए आपको, 1 2 3 4 4 के नाम दिए गए। अब इनमें से पूछ क्या रहा है, द आइडियल गैस अंडरगोज द 4 डिफरेंट प्रोसेस द सेम इनिशियल स्टेट्स ऑन द फिगर, दोज प्रोसेस द एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, द कर्व विच रिप्रेजेंट द एडियाबैटिक प्रोसेस अमंग देम। यानी इनमें से एडियाबैटिक को कौन रिप्रेजेंट करता है यार, कितना खतरनाक कंसेप्ट सिखाया था कि चिंटा चिंटी किस पे पहले गिरेंगे वही एडियाबैटिक होगा।
समझ रहे हो। और ये भी समझा गया कि भाई दोनों में से अगर दो आइसोथर्मल होते इंटरसेक्ट नहीं करते, दो एडियाबैटिक होते इंटरसेक्ट नहीं करते, तो दो इंटरसेक्ट करे इसका मतलब एक एडियाबैटिक और एक आइसोथर्मल है। कौन सा एडियाबैटिक होता है चिंटा? जिस पे जल्दी गिर जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं उसी को? एडियाबैटिक। तो इनमें से कौन से फास्ट गिरेगा? 2 पर, तो ये 2 एडियाबैटिक हो जाएगा। ठीक है, क्या सॉल्व करें इसमें यार? चलो अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का यार, खतरनाक बाइसिंग का क्वेश्चन था। बाइसिंग कर रखी थी, 3 सर्किट डायग्राम दिखा रखे थे। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता इनको, पेपर जिन बच्चों ने दिया उनको पता ही है। बच्चों बाइसिंग कर रखी थी, तो ए डायग्राम में बाइसिंग हो रखी है इस पेपर के अकॉर्डिंग। ए में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ है, ओके, और नेगेटिव टर्मिनल एन के साथ है। कौन सी हो गई? फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, अब इन दोनों पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बाइसिंग में है बच्चों। यहां पर पी टाइप, ये पी और एन, यहां पर भी पी और एन, ये इस तरीके से। और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पी कनेक्टेड है और ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ। वापस अगर हम देखें तो पॉजिटिव के साथ पी और नेगेटिव के साथ एन, तो दोनों ही फॉरवर्ड बाइसिंग में है। दूसरे वाले क्वेश्चन बेटा, पहला वाला जो पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में है और सेकंड वाले में रिवर्स बाइसिंग है। लेकिन लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला जो जबरदस्त डायग्राम बनाया, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन के साथ और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ, दोनों ही फॉरवर्ड बाइसिंग में है। और यही पूछा था फॉरवर्ड बाइसिंग में कौन कौन है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में कौन सा हो जाए बेटा? ए एंड सी, यानी आपका आंसर ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ, बोथ सर्किट ए एंड सी आर इन फॉरवर्ड बाइसिंग। बच्चों कैसे, कितना सिंपल बताया गया यार, पी के साथ पॉजिटिव, समझ रहे हो। चलिए इजी क्वेश्चन था। और इसके बाद यार क्वेश्चन 35 में किस पर क्वेश्चन बेस्ड था? टर्मिनल वेलोसिटी पर। तो हमें पता है जब किसी बॉडी को, मैंने 2 केस लिखाए थे क्लास में, याद है? एक तो हम जब डिप कर रिलीज करते हैं और दूसरा बॉडी को स्पीडली ऐसे किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंकते हैं। वो तो पूछा ही नहीं, इतना ही पूछा था, सिर्फ बॉडी को गिरा दो आप। तो टर्मिनल स्पीड का क्या रिलेशन, क्या ग्राफ आता था बेटा? तो ये तो डायरेक्टली हम लोग कर देते थे यार, याद है? ये इस तरफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती थी कुछ टाइम के बाद। तो यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा बेटा? ऑप्शन आपका कौन सा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा सेक्शन, नेक्स्ट वाला सेक्शन सेक्शन बी, जिसमें बच्चों के सामने, बच्चों के पास चॉइस थी कि कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है कैलकुलेटर में मैंने नहीं किया है, अभी मैं सोल्व करूंगा, आंसर क्या आएगा देखते हैं वो तो। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हमने अभी क्लास में किए हैं। कैपेसिटर में कैपेसिटर को सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करना, कैपेसिटर को अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करना। मजा आ रहा भाई। एक कैपेसिटर कैपेसिटेंस सी बहुत अच्छे 900 पिकोफैरड, ओके, इज चार्ज्ड बाय फुली बाय द 100 वोल्ट बैटरी बी। समझ रहे हो। चलो अब हम बात करें सर, इसमें ये दे रखा कैपेसिटर कि एक कैपेसिटर कैपेसिटेंस सी। बच्चों एक कैपेसिटर दे दिया, इसकी कैपेसिटेंस ले ली कुछ और इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और फुली चार्ज कर दिया। इस पर बोल रहा है कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू 900 पिकोफैरड। ठीक है, इसके बाद इज चार्ज फुली बाय 100 वोल्ट बैटरी। बेटा ये 100 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको कंप्लीटली चार्ज कर दिया। एस ऑन द फिगर ए, ऐसा एक डायग्राम भी दिखाया है इसके अंदर। तो ए डायग्राम के अंदर ऐसा दिखाया है। अब बोल रहा है देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इतने पिकोफैरड एस ऑन द फिगर। यानी कि सच बात तो ये है कि जैसा साल कैपेसिटेंस इसका है दूसरे का भी वैसा ही है, चार्ज आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम, ऐसा पूछा है और गजब कर दिया यार। अब बच्चों जब इसको चार्ज कर दोगे तो यहाँ चार्ज कुछ भी आ गया, यहाँ माइनस क्यू आ गया। जब हम लोग इस कैपेसिटर को दूसरे आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो बच्चा यहाँ पर चार्ज हो जाएगा कैसा? आधा। चार्ज कैसा हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आधा। तो Q बाई टू माइनस में और Q/2 इस तरफ और माइनस के Q/2 इस तरफ, बिकॉज कैपेसिटेंस कैसी है? सेम। अब क्या बोला था? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम इज, सिस्टम बी के पास कितनी एनर्जी है? तो बच्चों हम ये देखेंगे सर इसके पास एनर्जी कितनी है, तो हम लोग क्या बोले बेटा फाइनली
यहाँ पे चार्ज पता है हमें, तो Q/2 Q² हो गया अपॉन 2C, और ऐसे दो कैपेसिटर हैं तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो फाइनली इस 2 ने 2 को मार दिया, तो क्या है यहाँ पर Q² अपॉन ये 2 का स्क्वायर का बेटा 4 इंटू C हो जाएगा। अब आपको Q इज इक्वल टू क्या दे रखा है CV, तो C² V² अपॉन 4 इंटू C, हटा दें इसको, तो क्या एनर्जी आ गई बेटा 1/4 C इंटू V²। V आपको दे रखा है बेटा कितना 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट का स्क्वायर कर दो, और C दे रखा है बच्चों आपको 900 पिकोफैरेड। तो कितना आसान क्वेश्चन था, क्लास में हमने तो ये भी किया था कि दोनों कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी लॉस कितनी होगी और सिस्टम के पास कितनी एनर्जी होगी, लॉस मतलब इनिशियल के कंपैरिजन में यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अब बच्चों इसके कैलकुलेशन की बात करें कि सर ये कैलकुलेट करेंगे तो पिकोफैरेड, अब इसकी वैल्यू पुटअप कर दो। ठीक है, चलिए बेटा अब इसकी वैल्यू तो पुटअप कर लेना भाई, अब आंसर तुम निकाल लेना। ठीक है, आंसर 1/2 CV², अब वैल्यू पुटअप कर देना भाई। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, अब करते बेटा आगे क्वेश्चन। अब इसने बोला है कि अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 स्प्लिट्स इनटू 2 न्यूक्लियाई हैविंग द नंबर्स, अरे यार द रेशियो रेडियाई ऑफ द 2 डॉटर न्यूक्लियाई। कितना गरीब क्वेश्चन पूछ ले यार। आर की वैल्यू बच्चों क्या लिखते थे याद है, R0 साइज ऑफ न्यूक्लियस R0 टू द A⁻1/3। यार कितने इजी क्वेश्चन दे दिए इस बार, तो पूछो ही मत यार। अब 165 तो R1 अपॉन R2, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 125 अपॉन 64 की पावर 1/3, तो क्या आएगा बच्चों 5/4। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था बेटा यूनिट डायमेंशन का, तो यूनिट डायमेंशन तो मैच करा देंगे, ये मैं बता नहीं रहा हूँ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन इंटेंसिटी। कितना आसान क्वेश्चन था, फिर भी मन नहीं मान रहा है तो बताता हूँ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो बच्चों सभी बच्चे कर सकते हैं इसको, F = G टाइम्स ऑफ m1 m2 इंटू R²। क्या आएगा बेटा आप G का वैल्यू यहाँ से F इंटू R² अपॉन m1 इंटू m2, ये छोटी क्लास में सिखाते हैं 11वीं में। तो क्या आगे बेटा ये MLT-2 इंटू, अब ये मैं सोच रहा हूँ बड़ा ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया इस मास्टर ने, अरे समझ रहे हो, आगे m इंटू m, तो बच्चा क्या आ जाएगा यहाँ से आगे, ये हो जाएगा m-1 और L3T-2, यानी कि आपका आंसर कहाँ पहुँचा देखो, ये आ गया बेटा कौन सा m-1 L3T-2 सेकंड ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट वाले में सेकंड ऑप्शन आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन ही आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहे हैं ऑप्शन, ऐसे हैं थोड़े से, शायद सभी में ऐसा ही आ रहा है, चलो कोई नहीं, दूसरा चेक कर लेते हैं। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी आ जाए MLT-2, कोई सी भी एनर्जी आ जाए, क्लास में तो सिखा रखा है ना यार, क्यों रो रहे हो उसके लिए, ML2T-2, तो ये आ जाएगा आपके पास ML2T-2 फोर्थ ऑप्शन, तो इसमें आएगा फोर्थ, तो दो ऑप्शन में फोर्थ आ रहा है, तो ये भी आगे चेक करना पड़ेगा। आगे क्या बोला है ग्रेविटेशन पोटेंशियल, तो बच्चों ग्रेविटेशन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो मास हटा दो L2T-2, तो यानी कौन सा आ जाएगा L2T-2 थर्ड ऑप्शन, तो ये थर्ड किस में आ रहा है सी में, तो चंपा राइट आंसर हो जाएगा भाई। कौन सा आंसर, चंपा इस पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि भाई कौन सा जो अननोन रेजिस्टेंस एक्स फाइंड करना था, तो वाई की वैल्यू को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों क्या बताया जाता है कि व्हीटस्टोन के अंदर हम लोग जो वैल्यू है वो कैसे रखते हैं, ऑलमोस्ट सेम, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल। ठीक है, चलिए इसके बाद, अरे यार 40 क्वेश्चन था जो सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन क्लास में कैसे समझाया जाता है,
कि दो पेंडुलम, और कंसेप्ट शॉर्ट ट्रिक भी लिखाई गई है और हमने कितने क्वेश्चंस पे किए हैं कि एक छोटा उतना खोटा, समझ रहे हो, और एक बड़ा पेंडुलम, समझ रहे हो, और इनको हम क्या करते थे, सेम फेज से ऑसिलेट कराते थे। तो बच्चों जिसकी लेंथ है कम उसका टाइम पीरियड भी कम मतलब वो जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, तो नंबर ऑफ रोटेशंस ज़्यादा परफॉर्म करेगा। तो बेटा इसके नंबर ऑफ परफॉर्म्स क्या बोले, n इंटू टी एस शॉर्ट, और ये ज़्यादा परफॉर्म करेगा तो ये कम परफॉर्म करेगा, तो एक तो कम परफॉर्म करेगा ही, टी एल। बच्चों ये कंसेप्ट एसएचएम का है, नोट में देख लेना, जो बच्चे पेपर दे के आए उनको पता भी है कि ये कंसेप्ट सर ने लिखाया है। शॉर्ट के केस में लंबाई कितनी दी गई है बेटा, टू पेंडुलम, वन लेंथ ऑफ 121 और 100 सेंटीमीटर, तो एक में शॉर्ट वाले दी गई है 100, और यहाँ दी गई बच्चों कितनी, n-1, और यहाँ 121। तो बच्चों क्या आएगा, 10 इंटू एन, और ये 11 इंटू n-1, कितना बेटा ये 10n 11n-11, इसको n इक्वल्स टू 11। अब क्या बोला था, अब रुको, द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन द शॉर्टर पेंडुलम, हाँ शॉर्टर की माने यार हमने तो n की वैल्यू 11 आ गई, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। 11 के बाद दोनों सेम फेज में आ जाएंगे। बहुत ही प्रचलित और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्लास नोट के अंदर 4 से 5 एग्जाम्पल कराए हैं, देख लेना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर ऑफ द लेंथ एंड विड्थ इतना, राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर द करस्पॉन्डिंग, अच्छा मल्टीप्लाई करवा रहा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड विड्थ इनटू लेंथ मल्टीप्लाई करवा रहा है। तो मल्टीप्लाई हम लोग वैल्यू पुटअप कैसे करते थे बेटा, राउंड ऑफ कैसे करते थे, जिस नंबर में कम सिग्निफिकेंट हो उसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ कर दो। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट किस में कम है बेटा, सेकंड क्वांटिटी में, कितने हैं 2, और इनमें से 2 किसके अंदर है बच्चों, 2 हैं बेटा किस में, 14, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आएगा 14 × 10 की पावर 2, इसमें 2 ही है केवल, ठीक है, ये लगा देंगे आंसर। अरे भाई राउंड ऑफ करने में मल्टीप्लाई जब करते थे तो कौन से नंबर में देखते थे, किस नंबर में कम सिग्निफिकेंट है, रिजल्ट को भी उसके अकॉर्डिंग ही हमें सिंप्लीफाई करना है, राउंड ऑफ करना है, ठीक है। इसके बाद अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी, अरे यार प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, विद द वर्टिकल डायरेक्शन, ध्यान रखना वर्टिकल के साथ है यार, वर्टिकल के साथ क्या दिया गया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन केस में, अरे कितने सिंपल क्वेश्चन दिए गए यार। यहाँ से ई एंगल हमको दिया गया 60, तो ई बोले तो कितना आया 30, तो ये इस तरफ प्रोजेक्ट आए, बोला हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, अगर इनिशियल पॉइंट पे क्या है, इट्स इनिशियल, अच्छा रुको 10 मीटर पर सेकेंड है शुरुआत में, एट एन एंगल ऑफ 60 विद द वर्टिकल डायरेक्शन इट्स स्पीड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इट्स ट्रेजेक्टरी विल बी। तो बच्चों यहाँ बेटा क्या होगा, v cos 30, तो यहाँ ये कम्पोर्ट तो एज इट इज़ ही रहेगा, v cos 30, ये cos 30 मतलब √3/2 ने इसको मार दिया 5√3। छोटा क्वेश्चन था, सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा इस पेपर के अकॉर्डिंग। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहो। चलो अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और क्या बोला गया आगे, 2 चार्ज रखे हुए हैं, एक -q और एक +q, और बीच में गैप कितना है बेटा l, और हमसे क्या बोला गया है, 2 points are placed at distance of L as on the figure, the magnitude of the electric field intensity at a distance are greater than L। तो बच्चों कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन क्लास शीट में भी आया था कि ऐसी सिचुएशन में बहुत दूर पूछ रहा है हमसे फील्ड, तो हम इसको एज ए डाइपोल मान के चलेंगे, और डाइपोल मान के चलेंगे तो एक्सिस पर हो या इक्वेटोरियल पर हो, तो फील्ड की वैल्यू कैसे डिपेंड करेगी, 1/r³ के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो। ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, मज़ा आ गया भाई क्वेश्चंस में, ठीक है। अब आता है एम्पियर सर्कुलर लॉ ऑफ द लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ कैरिंग ए स्टडी करंट आई द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द इनसाइड द एंड आउटसाइड द रीजन ऑफ द वायर। क्लास में बहुत प्यारे से, बहुत भाई प्यारे तरीके से लिखा रखा है कि जब एक वायर, एक सिलेंड्रिकल वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, करंट स्टडी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसा आता है, तो बच्चों याद होगा अंदर कैसा था लीनियरली, और बाहर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है B × R, और सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है।
फिर डिक्रीज कर जाता है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन द डिस्टेंस आर अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर एंड देन डिक्रीजिंग वन विद द वन अपॉन आर डिपेंडेंट फॉर द आउटसाइड रीजन। मजा आ गया भाई। इसके बाद बच्चों ये लास्ट सेक्शन है, लास्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं। इसने बोला टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ओके रे ऑप्टिक्स का लग रहा है, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय ए प्लेन बाउंड्री, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन द दोज मीडिया आर इतना एंड इतना सेपरेटली, द क्रिटिकल एंगल ऑफ द रे ऑफ द लाइट। अरे यार क्रिटिकल का पूछ लिया। सोचो बच्चों स्पीड कहाँ ज़्यादा है उसी को क्या बोलोगे? जहाँ स्पीड ज़्यादा वहाँ रेयर मीडियम। देख लेते हैं भाई, स्पीड मुझे क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रही है यहाँ पे, शायद जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि 1.5 है और एक में 2 है, तो जहाँ स्पीड ज़्यादा वो रेयर है, वहाँ स्पीड कम वो डेंसर है। चलिए बच्चों क्रिटिकल की वैल्यू तो साइन थीटा सी, बेटा ये क्या आएगा? क्रिटिकल का वैल्यू साइन इनवर्स कितना आएगा? म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। अरे प्यारा पेपर हुआ बच्चों का यार। चलो म्यू का फॉर्मूला तो बेटा क्या आएगा? सी अपॉन वी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सी अपॉन वी रेयरर और सी अपॉन वी डेंसर। तो बच्चों ये सी से सी मर मिटा, तो क्या आएगा बेटा? साइन इनवर्स वी डेंसर अपॉन वी रेयरर। अब बच्चों साइन इनवर्स वी डेंसर मतलब डेंसर में जहाँ पे स्पीड कम कौन सी बेटा? 1.5, 10⁸ मैंने मार दिया पहले से ही 3, तो आपका आंसर आएगा बेटा 10 इनवर्स 3/4 बोले तो 0.75, यानी आपका आंसर आएगा बच्चों। अब इसमें ऑप्शन मुझे इतने अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहे हैं, पर आंसर आपका क्या आएगा? साइन इनवर्स कितना? 3/4, तो यानी 0.75, ठीक है। यह है क्रिटिकल एंगल। चलिए आगे अगला दिया है बेटा। अगला क्वेश्चन ने तो भाई सोच ही लिया है सेमीकंडक्टर के बारे में। चलिए बेटा सेमीकंडक्टर क्वेश्चन है, इसमें मज़े लेंगे थोड़े से, टाइम तो है ही अपने पास, थोड़े से मज़े लेंगे इसके अंदर। यार क्या दिया है? ये सेमीकंडक्टर क्वेश्चन था, ये यहाँ से ये लगाया एंड गेट, ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं, नैंड गेट लगा दिया। इसके बाद वापस नैंड गेट, इधर इनपुट लिया इस तरफ, यहाँ से बच्चों ये नॉट गेट और इसको किया क्लोज, ये आउटपुट यहाँ पर। इसके बाद जो डायग्राम दिया गया है वो किस तरीके का दिया गया? इधर इस तरफ, और ये इनपुट बी बच्चों, ये इनपुट ए और ये इनपुट बी। देखते हैं यार क्वेश्चन कैसा है, गजब लग रहा वैसे तो। और ये यहाँ से मैंने गलत कर दिया क्या? कुछ डायग्राम बनाने में अच्छा नहीं गलत नहीं किया, ये इससे मैच करा दो, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें घबराना मत कि मास्टर ने गलत कर दिया, अरे यार गजब मास्टर ने गलत कर दिया। चलो ये फिर वापस एंड गेट, ये अब इनके लिए ट्रूथ टेबल पूछ रहा है। ट्रूथ टेबल क्या होगी? चलो सी की बात करते हैं, सी आउटपुट क्या आएगा। पहले यार मैं ट्रूथ टेबल नहीं बना रहा, पहले हम लोग क्या करते हैं इसके इनपुट्स वगैरह देखते हैं क्या है इनपुट्स और आउटपुट्स। तो बच्चों ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बात तो तय है। और यहाँ पर बेटा क्या लगा? नोट गेट, तो ए को इन्वर्स कर देगा, ए इन्वर्स कर देगा। यहाँ पर बी है, ये भी बी है, और ये नैंड गेट, तो बच्चों ए डॉट बी बार, भाई बार लगा देंगे। यहाँ पर क्या है बेटा? ए बार डॉट बी बार। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है सिंपल, तो जो आउटपुट आएगा हमारा क्या आएगा? ए डॉट बी, थोड़ा ध्यान से देखना, ये इस तरफ और प्लस एंड है ना, मल्टीप्लाई कर दो, ए डॉट बी बार बार, ठीक है। ये पूछा है। एक बार पहले आउटपुट का फाइंड कर लेते हैं, डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाते हैं यार। ए बार प्लस बी बार, मज़ा आता है यार इन क्वेश्चंस में। तो ए बार बार क्या बोलते हो यार? अरे डिमॉर्गन्स थ्योरम बोलता हूँ सर, क्या है इसमें। अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। क्या लिखो बताओ? यहाँ तो कोई चेंज करो ही मत,
आप तो यहाँ a बार प्लस b बार, इसके बाद डॉट, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, a बार बार, तो अरे मज़े भी बहुत लिए पता है इस टॉपिक में, तो a बार बार, a बार बार का मतलब a ही होगा केवल। चलिए बच्चों अब कर दो मल्टीप्लाई, a डॉट a बार प्लस बच्चों यहाँ से a बार डॉट b बार प्लस a b बार प्लस b बार डॉट b बार। अब बच्चों a डॉट a का इनवर्स क्या हो जाता है प्रॉपर्टी से, क्या हो जाता है बच्चों, ये 0, ये तो हो गया यार 0। यहाँ से a बार ये लेते हैं यार कॉमन, सॉरी a बार कॉमन लेना ना यार अपने को, ये हटा दो यहाँ से, सिंपल है यार। चलो बच्चों b बार लेते हैं यहाँ से कॉमन, MP सर इंतज़ार कर रहे हैं, हमें जाना पड़ेगा, वैसे तो मेरा पेपर हो ही गया। a बार प्लस a और प्लस b बार, यही है। रुको एक बार थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, 1 मिनट रुक जाइए, इसको देख लें हम लोग। एक मिनट रुक जाइए, इसको देखते हैं थोड़ा वापस कि भाई यहाँ से आगे बात करें कि लास्ट में क्या किया था मैंने। तो ये आ जाए बेटा, इसको क्या बोला था मैंने लास्ट में, ये कैसा हो गया 1, ठीक है। तो ये आ गया b बार 1 प्लस b बार, ठीक है। अब 1 प्लस b बार, 1 में कुछ भी जोड़ दो 1 का 1 ही रहेगा, तो फाइनली आंसर हमारा क्या आ जाए बेटा, 1 में b बार जोड़ दो, 1 प्लस एनी नंबर 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू b बार, तो क्या आंसर आएगा b बार। यानी आपका ऑप्शन जो है ना वो कहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, b बार पर आ जाएंगे। तो b बार का मतलब क्या हुआ बेटा, ऑप्शन देख लेते हैं यार, ऑप्शन देख लेते हैं। तो अब हमें बेटा क्या करना है, इनपुट्स के जो आउटपुट्स है वो b का बार लेना है। तो b का बार देखो, फर्स्ट वाले में 0 है, सामने भी 0, गलत हो गया। सेकंड में 0 है, सामने 1 है, सही हो सकता है सर। 1 है b और 0 है, बिल्कुल सही हो गया। 0 0 गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन पेपर के अकॉर्डिंग गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन 0 तो सामने 1, ये सही हो सकता है। 1 है तो 0, ये भी सही हो सकता है। 0 1 1 0 इस पेपर के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन हो गया। यानी आउटपुट जो आ रहा हमारा b बार आना चाहिए, तो b बार किस में आ रहा है बेटा, इस पेपर के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन में। चलिए बेटा बहुत अच्छे, बहुत शानदार पेपर। चलिए सेमीकंडक्टर का अच्छा क्वेश्चन था, हम एक पेपर और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। अब दिया गया बेटा सीरीज LCR सर्किट का क्वेश्चन, तो इसमें क्या बोला है, विद इंडक्टेंस H C R सारे दे दिए एंड AC वोल्टेज भी दे दिया कि V वोल्टेज इक्वल्स टू कितना 100 200 इंटू साइन कितना दे रखा है 100t, ठीक है, वोल्ट दे रखा है। इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द LCR सर्किट इज न्यू नॉट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स इज न्यू। बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स तो ओमेगा टी, तो यहाँ से हम लोग बात करें ओमेगा की वैल्यू 2πf, तो इसको न्यू बोल दें। ये कितना दे रखा आपको, ये 2π इंटू न्यू, ये हटा दें यहाँ से, तो यहाँ से बेटा न्यू की वैल्यू आ गई 50/π। ये तो AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। अब LCR सर्किट की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या होता है, ओमेगा 1/√LC, ये और ओमेगा को बेटा 2πf, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√LC, और यहाँ से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2π इंटू 1/√LC। बच्चों यहाँ से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या आएगा यार 1/2π, चलो पाई तो यहाँ भी आ रहा है। अब √LC की वैल्यू देख लेते हैं यार। L की वैल्यू क्या दी गई आपको 10 हेनरी और ये दिया गया है 10 माइक्रोफेरेड। तो बच्चों 10 × 10 तो हो जाएगा 100 और 100 × 10⁻⁻6, ठीक है। तो यहाँ से आएगा बेटा 1/2π
और यहाँ पर 10⁻⁻6 तो 10⁻⁴, रूट लेंगे 10⁻², -2 चला जाएगा ऊपर तो प्लस के 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। और भाई मज़ा आ गया यार, क्या दिया 50/π, अटेन भी देखो 50/π, गजब यार, कैसा आ जाएगा, दोनों सेम 50/π, यानी कि इस पेपर के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों, अब ये मत कहना खुद से आ रहे हैं तो पेपर बहुत अच्छा गया बच्चों का। एक क्वेश्चन और है, अ बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टन्स एंड एवरेज रेडियस मीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट द रेडियन पर सेकंड, इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इतना एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इतना, देन द मैक्सिमम इंड्यूस करंट इन द कॉइल विल बी। मैक्सिमम इंड्यूस करंट पूछा है, तो बच्चों ये दे रखा है, बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ इतने टन्स एंड एवरेज रेडियस रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ठीक है मान लिया। इफ़ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इतना एट द प्लेस इतना 2 × 10⁻⁵ टेकला दिख रहा है, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू एग्जैक्ट क्लियर नहीं दिख पा रही है, पर फिर भी मैं देखने की कोशिश करूँगा। 12.50 है या 56 है, ऐसा कुछ है, मैं 50 मान के चल लेता हूँ। इंड्यूस करंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो बच्चों इंड्यूस करंट एक पेपर और ऐड कर लेते हैं। तो बेटा इंड्यूस करंट क्या आएगा, d∅/dt इंटू, और नंबर ऑफ टर्न्स भी है कुछ इसके अंदर, नंबर ऑफ टर्न्स भी है क्या, हाँ, बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ इतने टर्न्स n से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस r, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा 100, ठीक है, सॉरी 100 नहीं 1000 दिख रहे हैं, 1000, एंड एवरेज रेडियस 10 मीटर टू रोटेटिंग अबाउट इट हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ठीक है। इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, फाई कैसे लिखेंगे हम लोग, फाई b इंटू ए इंटू बी या b इंटू ए। अब बेटा a.b लिख दूँ मैं यहाँ से, a.b, या फिर a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा में क्या लिख दो बच्चों, ए बी इंटू कॉस ओमेगा टी। ये अगर हम लोग d∅/dt करें यहाँ से, तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ से ए बी इंटू साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो बच्चों ए बी इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ये आया। लेकिन उससे बोला है मैक्सिमम करंट बताओ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ए इंटू बी इंटू ओमेगा अपॉन रेजिस्टेंस। अब ये मत सोचना कि रेस्ट इनकी वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालेगा, वो अब तुम्हारा काम है, ठीक है। चलो, अरे वैल्यू तो पुटअप कर लेना, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ओमेगा आर दे रखा है, इसमें कौन सी दिक्कत है यार। चलो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बच्चों ये हमारा पेपर सॉल्व हो गया है और अपनी टीम ने ज़बरदस्त और जानदार मेहनत की है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के पेपर सॉल्व किए हैं। और हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जिसने 700 क्रॉस किया है निर्माण के इतिहास में, निर्माण के हिस्ट्री में और जोधपुर की भी हिस्ट्री में, कि फर्स्ट टाइम कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिसने 700 क्रॉस किया है। चलिए अब बाकी तो हम लोग NT के आंसर की पे देखेंगे। ओके बेटा, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।